मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस 2 क्लास 8 लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक हमारा किसान, जमींदार और राज्य। तो हम बात करते हैं किसान की एंड जमींदार एंड राज्य स्टेट भी राजा के बारे में पढ़ेंगे। फार्मर की स्थिति कैसी थी और जो जमींदार थे बड़े बड़े उनके पास काफी भूखंड था, 80 हेक्टेयर से लेके 200 हेक्टेयर तक। तो हम आज लेसन 8 जो लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के बारे में 16 एंड 17th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में। 16 17 सेंचुरी में किसान जमींदार की स्थिति कैसी है। तो टॉपिक हमारा किसान और कृषि उत्पादन। किसान और कृषि उत्पादन। तो हम बात करते हैं किसान की स्थिति और प्रोडक्शन के बारे में भी। किसान कैसे खेती बाड़ी करता था, कौन सी फसल उगाता था। तो किसान और कृषि उत्पादन। खेती हर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी। यस, बिल्कुल सही बात है। जो रूरल एरिया की हम बात करते हैं वहां पे जो जिसमें किसान रहते हैं, किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते हैं जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसे कि जमीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई करना। यस, ये सारे काम किसान के हैं। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी सहायक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे कि शक्कर बनाना, तेल निकालना इत्यादि। ये काफी और भी काम करता है किसान। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। यस, प्लेन एरिया के अलावा और काफी एरिया में भी कई क्षेत्र ऐसे थे, कई ऐसे क्षेत्र भी थे जहाँ पे सूखी जमीन के विशाल हिस्सों में पहाड़ियां वाले इलाके जहाँ पर इस तरह की खेती नहीं हो सकती थी, जैसे कि ज्यादा उपजाऊ जमीन पर। या प्लेन एरिया में तो श्योर सी बात है कि फर्टाइल एरिया है, बहुत ही उपजाऊ है। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ था। यस, पहले पॉपुलेशन कम थी तो काफी एरिया ऐसा था जहाँ फॉरेस्ट ज्यादा थे। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। स्रोतों की तलाश भी क्या है, स्रोत क्या थे फार्मर के पास। किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलाप की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। यस, तो नतीजन 16वीं सदी में जो कृषि इतिहास है को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है एंड डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज है जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। यस, राजा के जो दरबार में पोइट आता था और वो हर रोज का रिकॉर्ड मेंशन करता था। तो हम ये नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे इसके बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक था आईन अकबरी। यस, आईन अकबरी के बारे में बात करते हैं। आईन अकबरी तो जो मुगलों ने, अकबर ने फेमस जो इसका दरबारी कवि था उससे लिखवाई थी। अबुल फजल इसका जो फेमस दरबारी कवि था। तो आईन अकबरी में आईन जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था, खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए, राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य में ग्रामीण स्तापोसी यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियम में के लिए जो इंतजाम किए राज्य ने किए थे, उनका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया जाता है। यस, अबुल फजल की जो फेमस जो रचना है आईन अकबरी। आईना का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूती सत्ताधारी वर्ग, बहुत ही पावरफुल था अकबर राजा, सामाजिक मेल जोल बनाकर रखता था। आईन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो किसानों के बारे में जो कुछ हमें आईने से पता चलता है वह सत्ता के उच्च गलियारों का नजरिया है। खुशकिस्मती से आईना की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। इनमें से 17वीं और 18वीं सदी के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल है जो सरकार की आमदनी का विस्तार जानकारी। यस, सरकार की इनकम, मेन राजा की जो इनकम है, तो राजा अनेक प्रकार के टैक्स लगाता है ग्रामीण एरिया में। तो इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी है जो पूरी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। उस टाइम जो एक ट्रेडर कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोप से इंडिया आई थी एज ए ट्रेड के रूप में। तो ये सभी स्रोत किसान, जमींदार और राज्यों के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं।
लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नजरिए से देखते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद है। यस, और भी राजा जो किसान उसको कैसे कानूनी दृष्टि से न्याय दिलाता है। किसान और उसकी जमीन देखते हैं। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत रैयत मुजरिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। रैयत एक किसान होता है, तो साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। तो 17वीं सदी के स्रोत जो हमारे पास उपलब्ध है, दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, तो खुद काश्त और पाई काश्त। तो खुद मतलब नाम से विदित है, खुद काश्त खुद की जमीन होगी, पाई मतलब पड़ोसी गांव की जमीन। तो पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। यस, बिल्कुल सही है। दूसरे जो पाई किसान है, तो पड़ोस की जो गांव पड़ोस के गांव की जमीन है, वे खेतियार थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। यस, बिल्कुल सही है, जो पड़ोस के गांव में खेती करते थे और लोग अपनी मर्जी से भी भाई काश्त बनते थे। मसलन करों की शर्त तो दूसरे गांव में बेहतर थी और मजबूरन भी। तो बात करते हैं भूखमरी अकाल वगैरह में परेशानी होती तो पड़ोस के गांव में खेती बाड़ी करते थे। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ होता था। यस, तो ज्यादातर के पास इनमें से भी कम। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी, समर्थ माने जाते थे, मतलब बहुत ही रिच पर्सन थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। यस, जिसके पास 10 एकड़ या इससे ज्यादा है तो वो अमीर तो होगा ही, श्योर सी बात है। तो खेती व्यक्तिगत मिलियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरी संपत्ति मालिकों की। तो 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इसके इलाके में किसानों की मलिकत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।